हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मैं बेसिकली टारगेट गुरुकुल से मैं आपको BA-LLB पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो BA-LLB जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो BA-LLB में क्या चीज़ें हैं, बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री 1 पेपर 3 हम पढ़ने वाले हैं। वहीं DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री 1 पेपर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो भी BA-LLB का हिस्ट्री का सिलेबस है वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अपने बारे में और भी चीज़ें बता दूं। वैसे तो जैसे BA-LLB आपका है तो आपको लॉ बेसिकली पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन BA-LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का, तो आपको लॉ पढ़ाने के लिए हमारी यहाँ पे अन्नपूर्णा मैम है, बहुत फेमस टीचर है, वो आपको पढ़ाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा सारथी बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स एंड डाउट्स मिलेंगे, इसमें आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, प्लस मॉडल पेपर्स मिलेंगे और प्लस थियरी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमारे बैच के अंदर मिलेंगी। बैच का क्या नाम है, बैच का नाम है सारथी बैच। ठीक है, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी एज वेल एज जितनी भी ऑल ओवर यूपी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके लगभग सिलेबस जो है वो सेम है। ठीक है, तो उसका जो हिस्ट्री का जो पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर है BA-LLB का, कोई डाउट तो आपको नहीं है। हमारे कोर्स की अगर प्राइस बताए सारथी बैच की तो उसकी प्राइस है 449 रुपीज। कितनी प्राइस है, 449 रुपीज प्राइस है। उस 449 में हम आपको सारी चीजें पढ़ाने का काम करेंगे। हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हम आपको लॉ भी पढ़ाएंगे, हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको सारी की सारी चीजें इसमें देने का काम करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी कड़ी में हिस्ट्री में बेसिकली हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुका था। आज हम बेसिकली लोडी डायनेस्टी को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ूंगा मैं, लोडी डायनेस्टी। लोडी डायनेस्टी में हम 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, बहलोल लोडी, सिकंदर लोडी और इब्राहिम लोडी। ठीक है, इससे पहले कि इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। BA-LLB का हिस्ट्री वाला पार्ट मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आप हमारा कोर्स में आप उसे देख सकते हैं। अब हम BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर में अब हम हिस्ट्री का पार्ट यूनिट 3 देखने वाले हैं। यूनिट 3 जो है वो क्या है, लोडी डायनेस्टी है। ठीक है, चलो, आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, जस्ट 1 मिनट सेटअप करने में टाइम। तो जो भी लोग यहाँ पे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर बेसिकली अगर भी आप BA में है या BA-LLB में, दोनों लोग मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम, अगर आप BA-LLB कर रहे हैं तो आप उसका यूनिट 3 देखेंगे हिस्ट्री का। तो यूनिट 3 जो है फर्स्ट सेमेस्टर का वो यही पार्ट है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहलोल लोडी आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हम बेसिकली बहलोल लोडी के बारे में पढ़ने वाले थे, लेकिन बहलोल लोडी के बारे में पढ़ने से पहले हमें लोडी वंश के बारे में जानना चाहिए। किसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, लोडी वंश के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, चलो, लोडी वंश का टाइमलाइन देखेंगे तो 1451 से लेके 1526 तक रहा। इससे पहले सैयद डायनेस्टी था। तो सैयद डायनेस्टी के आखिरी शासक, इनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह को हटाया नहीं गया, बेसिकली वो दिल्ली छोड़कर वो बदायूं चला गया और वहीं पे वो सेटल्ड हो गया। बाद में जाके 1476 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली की गद्दी वो छोड़ देता है, बदायूं में पूरी तरह से अपनी राजधानी शिफ्ट करता है, वहीं पे सेटल्ड हो जाता है। फिर दिल्ली की गद्दी पर जो आता है एक अफगान आता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है बहलोल लोडी। क्या नाम होता है बच्चों, बहलोल लोडी नाम होता है। ठीक है, तो कुछ बातें जो अभी तक हम इसमें जानने का काम करेंगे जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेगी। सबसे पहली बात, अभी तक जो वंश यहाँ पे आए, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, चाहे वो खलजी हो, चाहे वो तुगलक हो, वो या सैयद हो, वो सब क्या थे, वो सब टर्किश थे। क्या थे, टर्किश। मूल निवास उनका क्या था, टर्किश हुआ करता था। लेकिन ये जो आए हैं ये क्या है, एक अफगानी ट्राइब है। ये क्या है, एक अफगानी ट्राइब्स है। ठीक है, अफगानी ट्राइब्स में भी एक शाखा होती है, इसको कहते हैं गिलजली शाखा।
जैसे अफगानी ट्राइब्स में तो बहुत सारे ट्राइब्स में बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे क्लैंस होंगे, बहुत सारी फैमिलीज होगी। उन सारी फैमिलीज में से अफगानी ट्राइब्स में एक फैमिली होती है, इसको गिलजली ट्राइब्स कहा जाता है, ठीक है। वो गिलजली ट्राइब्स में कौन आए हैं? लोडी डायनेस्टी, वहां से आए हैं, ठीक है। इसको लोडी भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको LODHI भी लिख सकते हैं, LODI भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई एक प्रमुख इंसान जो होता है, इसमें जो लीडर होता है वो नहीं होता है। इसमें जो सारे के सारे आमिर होते हैं या नॉबल्स होते हैं वो मिल के शासन करने का काम करते हैं। सारे के सारे नॉबल्स क्या करते हैं? मिलकर शासन करने का काम करते हैं। इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता है। इसीलिए इसमें कहा जाता है इक्वल ऑल अमॉन्ग द इक्वल्स। क्या कहा जाता है? ऑल अमॉन्ग द इक्वल्स कहा जाता है। तो लोडी डायनेस्टी में जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है उसको कहते हैं ऑल अमॉन्ग द इक्वल। हर कोई क्या है? हर कोई बराबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल है, ठीक है। टेबल के चारों तरफ यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आमिर या यहाँ पे नॉबल्स बैठे हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आमिर या फिर नॉबल्स हैं। अब इन नॉबल्स में से ऐसा नहीं होगा कि इन नॉबल्स में से कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, नहीं। हर नॉबल के पास, हर आमिर के पास क्या होगी? अपनी एक अलग क्या होगी? सेना होगी, ठीक है। इसके पास भी अपनी सेना होगी, इसके पास भी अपनी सेना होगी, इसके पास भी होगी, इसके पास, सबके पास अपनी सेना होगी। अब इतने लोग हैं, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, ठीक है। तो अब 8 लोगों में क्या होगा? ये किसी एक को लीडर चुनेंगे। 8 लोग मत व्यक्त करेंगे कि हम इसमें से किसी एक को क्या चुनेंगे? लीडर चुनेंगे। तो सपोज करो इन्होंने किसी एक को लीडर चुन लिया, ठीक है। इन्होंने इसको लीडर चुना और ये जो लीडर बनकर ये कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ये इनका कौन होगा? ये इनका सरदार होगा या इनका ये क्या होगा? किंग होगा, ठीक है। जब ये चाहें इस जो सरदार या जो किंग है इसको अपनी जगह से, इसको अपनी पोजीशन से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। वो उनके ऊपर है, आमिर नॉबल्स के ऊपर है। वो जब चाहे क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं उसको, ठीक है। समझ में आई चीजें? एक बात और, अभी तक हमने गुलाम वंश देखा, हमने इसके अलावा खिलजी डायनेस्टी देखा, तुगलक देखा, सैयद देखा। ये जो थे वो टर्किश क्लैन के लोग थे। कौन थे? टर्किश क्लैन के लोग। लेकिन मैंने जैसा बताया ये कौन है? ये अफगानी ट्राइब के लोग हैं। और अफगानी ट्राइब मतलब कहाँ? इनका जो मूल स्थान है वो क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान बगल में ही है। उस समय पाकिस्तान का पार्टीशन तो हुआ नहीं था, तो भारत के जस्ट बगल में कौन सा प्रोविंस पड़ता था? अफगानिस्तान पड़ता था। तो जो टर्किश आए, माना जाता है वो टर्किश बहुत दूर से आए थे, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्गेजिस्तान इलाकों से आए थे, जैसे तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान वाले इलाके से आए थे। बहुत पहले जाके ईरान में सेटल्ड हो गए थे, ठीक है। लेकिन ये जो डायनेस्टी आई है जिसको हम लोडी डायनेस्टी कहते हैं, ये कहाँ है? ये इंडिया के जस्ट बगल में ही है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। ये इंडिया से बहुत दूर नहीं है, ठीक है। इसके पहले जो लोग आए थे वो इंडिया से बहुत ज्यादा क्या थे? दूर सेटल्ड थे, ठीक है। जैसे तुर्किस्तान के थे, तुर्कमेनिस्तान के थे, ईरान के थे, ठीक है। वहां से माइग्रेट करके इंडिया आए थे, तो वो बहुत ज्यादा दूर के थे। लेकिन ये अगर ज्योग्राफिकली तौर पे देखें तो ये हमारे क्या थे? नेटिव थे, बहुत ज्यादा मतलब अनजान लोग नहीं थे, ठीक है। मैंने बताया जो बहलो लोडी जिस ट्राइब से बिलोंग करता था अफगानी में, उसको गिलजली ट्राइब कहा जाता है। हिंदी में कुछ अलग नाम है, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आमिर्स या नॉबल्स वाला सिस्टम होता है। इनके जो सरदार होते हैं कोई इक्विवेलेंट नहीं होता है। ये सब मिलकर एक किसी को अपना चुनते हैं कि हमारा सरदार या हमारा किंग कौन होगा, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? उसको सुल्तान बोला जाता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑल अमॉन्ग द इक्वल्स। क्या कहा जाता है? ऑल अमॉन्ग द इक्वल्स कहा जाता है, ठीक है। ऑल अमॉन्ग द इक्वल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर शासक नहीं है। तो हम बेसिकली अगर चाहें तो इसको संघ राज या फिर यूनियन स्टेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? संघ राज या फिर यूनियन स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, हम इसको क्या मान सकते हैं? यूनियन स्टेट या फिर संघ राज मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बच्चों? यूनियन स्टेट या संघ राज, ठीक है। और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। सारी चीजें एक बार में सब नहीं बता दूंगा, ठीक है। चलो, और हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में? जो बेसिकली ये अफगानी जो लोग थे इनको पठान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? पठान कहा जाता था, ठीक है। ये अगर प्रारंभिक तौर से देखें
तो ये ट्रेडर्स माने जाते थे हॉर्स के, ट्रेडर्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, ट्रेडर्स किस चीज के, हॉर्स के। और कहाँ पे ये ट्रेडिंग करने का काम करते हैं, ये पूरे के पूरे सीमांत जो प्रदेश हैं, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से लगे हुए जो स्टेट्स हैं, जैसे पेशावर हो गया, मुल्तान हो गया, ठीक है, पेशावर, मुल्तान, और जो भी रीजनल स्टेट्स हैं, जो भी मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से जो भी लगे हुए हैं, वहां पे वो क्या करते थे, घोड़ों का व्यापार करते थे। तो अफगानी या जो पठान होते हैं वो यही वाला काम करने का काम करते हैं। इनका बेसिकली मूलतः ऑक्यूपेशन यही था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अफगानी थे उनका मूलतः ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, तो मूलतः उनका ऑक्यूपेशन यही हुआ करता था। क्या होता था, ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस। क्या होता था, ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। फॉन्ट चेंज कर ले रहा हूं, ट्रेडर्स ऑफ हॉर्सेस, कहां पे, पेशावर और मुल्तान वाले इलाके में, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है आपको, नहीं ना, चलो। इतनी सारी चीजें आप नोट कर लीजिए इनके बारे में। आप ये मैप बना लीजिएगा एक बार दिमाग में क्लैरिटी रखने के लिए कि इसमें सभी लोग क्या है, इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये आपस में मिल करके किसी एक को लीडर चुनेंगे जिसको सरदार, किंग, सुल्तान कहा जाएगा। क्लियर हो गई चीजें, चलो। उसको लिख लिया होगा ना आपने, हाँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बहलोल लोडी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बहलोल लोडी। बहलोल लोडी का बचपन का नाम जो था वो था बल्लू। क्या नाम था, बल्लू नाम हुआ करता था, ठीक है। तो ये पैदा हुए थे एक सिजेरियन सर्जरी के थ्रू। सिजेरियन सर्जरी उस समय हुआ करती थी, तो माना जाता है इतिहास में ऐसे दो लोग हैं जिनकी सिजेरियन सर्जरी हुई है। एक तो बिंदुसार माना जाता है, बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी के दूसरे शासक, और दूसरा माना जाता है बहलोल लोडी को, ठीक है। चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहलोल लोडी से। वो सारी चीजें मैंने लिखवा दी। वो क्या था, वो जस्ट एक बैकग्राउंड था, ठीक है। किसी चीज को जब तक हम बैकग्राउंड से नहीं समझेंगे तो हम इतिहास को नहीं समझ सकते, ठीक है। डायरेक्ट हम इतिहास पे, ऐसा नहीं है मैं क्विट कर दूंगा वहीं पे टॉपिक, नहीं। पहले हम उस चीज का बैकग्राउंड समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्या लिखा है, लोडी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। आरपी त्रिपाठी ने लोधी शासन को संघ राज्य माना है। संघ राज्य मतलब होता है यूनियन स्टेट। मैंने बताया कोई एक शासक नहीं है, आपस में सब मिल करके बैठते हैं, किसी एक को निर्वाचित करते हैं, उसको क्या मानते हैं, वो सरदार या सुल्तान मानते हैं अपना, ठीक है। चलो, बहलोल लोडी ने इस वंश की स्थापना की। वह पहले सरहिंद और लाहौर का क्या था, गवर्नर था, ठीक है। तो बहलोल लोडी क्या था, गवर्नर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में गवर्नर था कहाँ का, लाहौर का, ठीक है, और सरहिंद का, ठीक। वो अफगानों की गिलजाई कबीले का शाहुलेख था। ये देखिए लिखा है गिलजाई क्लैन, मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। अफगान की कौन सी क्लैन, गिलजाई कबीला, ठीक है, गिलजाई क्लैन, ठीक है। क्लैन मतलब समझते हो क्या होता है, फैमिली होती है, गोत्र होता है, गोत्र समझते हो, गोत्र, उसी को क्लैन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हिंदुओं में क्या है, अब सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, आपको क्या होगा, सेम कास्ट होती है लेकिन जो गोत्र होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्लैन का मतलब बेसिकली होता है गोत्र, ठीक है। हम डिफरेंट गोत्र में शादी करते हैं, ठीक है। इसका अगर हिस्ट्री देखें क्लैन वैन का, वो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। क्लैन क्या होता है, गोत्र क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने एक इंपॉर्टेंट काम किया। इसने क्या किया, इसने बहलोली नामक तांबे का सिक्का चलाया जो अकबर के सिक्कों से पूर्व उत्तर भारत में विभिन्न विनिमय के मुख्य साधन थे। एक टंके में 40 बहलोली होते थे, ठीक है। एक जो टंका हुआ करता था उसमें क्या था, 40 उसमें बहलोली हुआ करता था, ठीक है। तो जब तक अकबर का कॉइन फेमस नहीं था तब तक यही वाला कॉइन क्या था, बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। ये एक मुख्य अचीवमेंट मानी जाती है, किसकी, ये मुख्य अचीवमेंट मानी जाती है बहलोल लोडी की। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इट इज इशूड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड बहलोली। इसने क्या किया, कॉपर कॉइन को इशू किया, इसको बहलोली कहा जाता है, ठीक है। विच वेयर द मेन मैगजीन्स ऑफ एक्सचेंज इन द नॉर्थन इंडिया बिफोर अकबर कॉइन, देयर वर 40 बहलोली इन वन टंका, ठीक है। तो कितने हैं, जैसे एक ये टंका अगर हम बात करें तो टंका अगर सिल्वर का है, सिल्वर टंका हो गया, ठीक है। इट इशूड अ कॉपर कॉइन कॉल्ड बहलोली, तो ये क्या हो गया, ये कॉपर का क्या हो गया, बहलोली कॉइन हो गया।
तो 1 सिल्वर टंका इज इक्वलेंट टू 40 कॉपर ऑफ बहलोली। ठीक है, बहलोली बेसिकली वो कॉइन का नाम था। ठीक है, अलग अलग शासक आते थे तो वो अपने नाम पे कॉइन्स को चलवाते थे, वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 1 सिल्वर टंका इज इक्वल टू 40 कॉपर बहलोली। ठीक है, चलो बहलोल लोडी ने 1484 में जौनपुर के अंतिम सरकी सुल्तान हुसैन शाह को पराजित किया। किसको पराजित किया? हुसैन शाह को पराजित किया। लेकिन जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय ना करके अपने पुत्र बारबख्श शाह को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेटा था, इसका नाम था बारबख्श शाह। तो बहलोल लोडी ने अपने सबसे बड़े बेटे को कहाँ अपॉइंट किया? जौनपुर में। जौनपुर कहाँ पे है? यूपी में है, सभी जानते हैं भाई। जौनपुर तो जानते हैं ना। जौनपुर किसके समय काल में अगर फाउंड आउट हुआ तो फिरोज शाह तुगलक के अंतिम समय काल में, अंतिम शासन काल में शर्की डायनेस्टी के रूप में जौनपुर फाउंड हुआ। ठीक है, उसके फाउंडर का नाम भी बताया था, इब्राहिम शाह शर्की हुआ करता था। यहाँ पे उसका जो शासक है जो कि बेसिकली कंटेम्परेरी है बहलोल लोडी का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हुसैन शाह। ठीक है, एक चीज और था, वो क्या था? सैयद डायनेस्टी का जो आखिरी सुल्तान था, 4 सुल्तान थे, खिजिर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। उसका पूरा नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी जो डॉटर थी उसकी शादी कराई थी, उसकी मैरिज कराई थी। कहाँ? उसकी मैरिज कराई थी शर्की सुल्तान से। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो, शर्की सुल्तान से शादी कराई थी आलम शाह ने। तो भाई आलम शाह ने जब गद्दी छोड़ी बदायूं वाली, और मतलब सॉरी दिल्ली वाली, जब गद्दी छोड़ के बदायूं पूरी तरीके से जब शिफ्ट हो गया तो शर्की सुल्तान ने दावेदारी ठोकी कि मैं क्या हूं? मैं तो दामाद हूं। किसका दामाद हूं? मैं अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद हूं, तो मेरा भी क्या है? दिल्ली पर उतना ही हक है जितना कितना है बहलोल लोडी का है। ठीक है, अच्छा एक और अगर हम बात करें बहलोल लोडी के बारे में, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो बेसिकली मोहम्मद शाह बेटा कहा करता था, पुत्र कहा करता था बहलोल लोडी को। बहुत सारे वॉर्स हुए, शर्की डायनेस्टी जब अटैक किया करती थी दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो बेसिकली मोहम्मद शाह को बचाने का काम कौन करता था? हमेशा बहलोल लोडी करता था, इसीलिए उसको पुत्र की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इतना क्रोनोलॉजी ऑर्डर समझ लीजिएगा। थोड़ी और चीजें बस लिख लेंगे आप, 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहलोल लोडी ने आखिरी हुसैन शाह को, जो कि शर्की सुल्तान आखिरी था, 1484 में डिफीट किया, लेकिन उसको अपने राज्य में ना मिलाया। वहां पे अपने जो बड़े बेटे हैं, उसका नाम है बारबख्श शाह, उसको वहां पे क्या सौंप दिया? एडमिनिस्ट्रेशन सौंपने का काम किया था। ठीक है, तो वो जो आदमी है, क्या नाम है? शर्की सुल्तान है, वो क्यों दावेदारी थोप रहा है? क्योंकि वो क्या है? अलाउद्दीन आलम शाह का क्या है? दामाद है, सन इन लॉ है। ठीक है, इसीलिए जो कि शर्की सुल्तान है वो क्या करते हैं? वो दिल्ली की जो थ्रोन है उस पर अपना दावा करते हैं कि नहीं, मैं भी दिल्ली की थ्रोन पे बैठ सकता हूँ, अगर तुम बैठ सकते हो तो मैं भी बैठ सकता हूँ। ठीक है, अब भाई बहलोल लोडी तो एक मामूली सा क्या था? गवर्नर था लाहौर और सरहिंद का, उसका कोई रिलेशन थोड़ी ना था उससे, क्या कहते हैं, आलम शाह से। समझ गए यहाँ तक चीजें? चलो, बहलोल का अंतिम आक्रमण ग्वालियर के शासक कीर्ति सिंह पर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट शासक, जिसने बहलोल की संप्रभुता को मान्यता दी। ठीक है, आखिरी अटैक कब हुआ? कीर्ति सिंह पे हुआ, जिसने बहलोल की संप्रभुता या सॉवरेनिटी को क्या दी? मान्यता दी। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे थियोरी ऑफ किंगशिप। हर राजा की थियोरी ऑफ किंगशिप क्या होती है? अलग अलग होती है। हर किसी की थियोरी ऑफ किंगशिप अलग अलग होती है। तो हम अब बहलोल लोडी की क्या देखेंगे? थियोरी ऑफ मोनार्की है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थियोरी ऑफ किंगशिप। तो थियोरी ऑफ किंगशिप अब हम देखेंगे बहलोल लोडी की। अब्दुल्ला खान की पुस्तक तारीख दाऊदी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, कई सारे आपको हिस्ट्री में जो हिस्ट्री के सोर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सैयद डायनेस्टी की बात करें तो सैयद डायनेस्टी का हिस्ट्री का सोर्स आपने पढ़ा होगा,
सैयद डायनेस्टी की हिस्ट्री का सोर्स क्या था? सैयद डायनेस्टी की हिस्ट्री का सोर्स जो था वो एक किताब थी तारीख मुबारक शाही, ठीक है। उसी तरीके से लोडी डायनेस्टी के हिस्ट्री का जो सोर्स है वो एक किताब है, जिस किताब का नाम है तारीख दाऊदी। किसने लिखी है? अब्दुल्ला ने लिखी। और भी कई किताबें हैं लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। क्या नाम है? तारीख दाऊदी में लोडी वंश तथा अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। इंग्लिश में पढ़ लो, इंफॉर्मेशन अबाउट द किंगशिप थियोरी ऑफ लोडी डायनेस्टी एंड द अफगान फाउंडेड अब्दुल्ला खान बुक तारीख दाऊदी। बहलोल लोडी अपने सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया, याद करो, जो मैंने पहले बोला है, ऑल अमॉन्ग द इक्वल। वही देखो यहीं पे लिखा है, बहलोल लोडी अपने सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा बल्कि दरबार में गलीचे पर, गलीचा मतलब नीचे जो बिछाते हैं कालीन होती है, कालीन, कालीन को मान सकते हो, तो गलीचे पर बैठता था। उसने राजत्व सिद्धांत में फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल, समान में प्रथम की नीति अपनाई। सब लोग क्या है? सब लोग बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ठीक है। बहलोल लोडी नेवर सैट ऑन द थ्रोन in front of the chieftain but used to sit on the carpet in the court. He adopted the policy of first among the equals in the principle of kingship. बहलोल लोडी अपने अमीरों को एक नाम से पुकारता था, उनको कहता था मनसदे अली। क्या कहा जाता था? मनसदे अली कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा करता था? अपने जो अमीर या नोबल्स थे उनको मनसदे अली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बेसिकली पूछ सकता है कि मनसदे अली कौन ऐसा सुल्तान था जो अपने नोबल्स को मनसदे अली कहा करता था? तो कौन कहता था? बहलोल लोडी। बहलोल लोडी अपने अमीरों को मनसदे अली कहकर पुकारता था। बहलोल यूज्ड टू कॉल हिज नोबल्स एज मनसदे अली। मनसदे अली मतलब होता है माई सन, मेरे बच्चे, ठीक है। तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोडी नाराज अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता। देखो कितना हम्बल सुल्तान है, जो नोबल्स है उनके सामने अपनी पगड़ी उतार के रख देता और वह कहता कि यदि आप मुझे अयोग्य समझें तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए, ठीक है। मतलब वो खुद नोबल से कह रहा है कि अगर आप मुझे उस योग्य नहीं समझ रहे हैं कि मैं गद्दी पर बैठूं तो आप किसी और को अपॉइंट कर दीजिए मेरी जगह सुल्तान, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सुल्तान की जो शक्तियां हैं, जो पावर है सुल्तान की, वो क्या हो गई है? वो डिक्रीज हो गई है पूरी तरीके से। सुल्तान की जो शक्तियां हैं वो क्या हो गई हैं? पूरी तरीके से डिक्रीज हो गई हैं, हट गई है पूरी तरीके से शक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जो नोबल्स हैं वो किससे, शासक से ज्यादा क्या है? ताकतवर है। उनको क्या कहा जाता है? मनसदे अली कहा जाता है। यहाँ मसनदे अली लिखा है, एक बार स्पेलिंग देख लेना, मुझे लगता है यही स्पेलिंग होगा, मनसदे अली, ठीक है। हिंदी में सही लिखा है, हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मनसदे अली होता है, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला the author Tariq Daudi, Behloul Lodi used to take off his turban in front of the angry nobles and say, if you can consider me unworthy then elect some other person as your sultan, ठीक है। देखिए दो तीन बातें यहाँ पे ये बात हो रही है, तो दो तीन बातें मैं आपको और बता दूं। क्या बातें बताने वाला हूं, सुनिएगा। कभी भी जो खाना हुआ करता है, वो जो शाही हरम होता था सुल्तान का, जहां वो रहा करता था राजमहल में, कभी भी खाना बहलोल लोडी का वहां नहीं बना। हर दिन जो खाना होता है बहलोल लोडी का, वो आमिर या नौबस के घर से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने गुसल खाने में खाना बनवा रहा, नहीं, हर दिन खाना कहाँ से आ रहा है? बाहर से। किसी दिन किसी और नॉबल्स के यहाँ से आ गया, किसी दिन किसी और नॉबल्स के यहाँ गया, अलग अलग नॉबल्स के घर से अलग अलग दिन खाना आता था, ठीक है। वो फिक्स होता था पूरा। तो देखिए नॉबल्स पे कितना था भरोसा है। इसके अलावा जो शाही घुड़सवार, वो कभी अपना जो घुड़सवार है, जो सल्तनत का जो मतलब कि जो राज्य का जो घुड़सवार है, जो उसके रॉयल जो कि घोड़े होते थे, वो यूज नहीं करता था। जो घोड़े हुआ करते थे वो भी नॉबल्स के घर से आते थे। जब उसको घोड़े की जरूरत होती थी तो वो संदेश भिजवाता था नॉबल्स के पास, और कोई नॉबल्स उसको क्या करता था? घोड़े को अप्लाई करने का काम करता था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें भी सुन लीजिए। बहलोल लोडी कभी भी जब भी रात में सोता था तो उसके पहरा उसको देने के लिए कोई उसने अंगरक्षक नहीं रखा था, कोई रॉयल बॉडीगार्ड उसने नहीं रखा था, ठीक है। वो अकेला सोता था, ठीक है।
तो आप देखिए कितना ज्यादा आमिर नोबल्स और बहलोल लोडी कितना ज्यादा आमिर से नोबल्स पे क्या करता है, भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है। वो एक रॉयल बॉडीगार्ड भी नहीं रख रहा है रात के समय काल में, उसके आसपास कोई नहीं हुआ करता था, जो उसके नोबल होते हैं, आमिर होते हैं, वही क्या करते थे, उसकी रक्षा करते थे। तो कोई बॉडीगार्ड नहीं है। यहाँ तक कि आगे हम इसके बेटा देखेंगे, इसका नाम है सिकंदर लोडी। सिकंदर लोडी रात के समय में एक अंगरक्षक जरूर रखता था, लेकिन बहलोल लोडी ऐसा कोई अंगरक्षक नहीं रखता था। तो आप देख सकते हैं ट्रस्टवर्दीनेस का जो लेवल है नोबल्स के लिए वो कितना ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अभी तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अभी तक जितनी चीजें हमें देखने को मिली उसमें ब्लड रिलेशंस पे खात हुआ। ठीक है, ब्लडिश कॉन्करस। ब्लडिश कॉन्करस का क्या मतलब होता है, अभी तक बिना, अगर किसी को सुल्तान बनना है तो बिना किसी को मारे कोई सुल्तान नहीं बन सकता है। आपको किसी को मारना पड़ेगा तब आप क्या बन सकते हैं, सुल्तान बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोधी डायनेस्टी में हमें ये चीज पहली बार देखने को मिलती है कि लोधी डायनेस्टी में यहाँ पे कोई कत्ल किसी का नहीं किया गया। ठीक है, बिना कत्ल के बहलोल लोडी आया और दिल्ली की गद्दी पे स्वेच्छा से बैठ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जो ब्लड, जो खून वाले जो काट पीट होती थी खून के लिए, लोग मतलब कि अपने खून को ही मार देते थे गद्दी पाने के लिए, वो सारे संघर्ष हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आई सारी चीजें। 3-4 चीजें। थियोरी ऑफ किंगशिप कहा जाता है, सुल्तान की पावर डिक्रीज हो गई। हमेशा बहलोल लोडी अपने सरदारों के साथ कालीन पे बैठा करता था। ठीक है, वो अपने जो नोबल्स हैं उनको मनसदे आली कहा करता था। क्या कहा करता था, मनसदे आली कहा करता था। ठीक है, इसका जिक्र एक किताब में है जिस किताब का नाम है तारीख दाऊदी। किसने लिखी है, अब्दुल्ला खान ने लिखी है। ठीक है, और 2-3-4 बातें मैंने आपको और बता दी। चलो, इतना कहीं कुछ लिखना होगा तो नोट कर लेना, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आ जाते हैं हम बहलोल लोडी के बाद, सॉरी हाँ, बहलोल लोडी लगभग खत्म हो गया। तो बहलोल लोडी ने 1451 से 1489 तक शासन करने का काम किया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुल्तान कहा जाए अगर हमें लोडी डायनेस्टी का, तो वो कौन था, बहलोल लोडी था। नो डाउट उसने उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी उसको अच्छी तरीके से देखा और अच्छी तरीके से रूल करने का बेसिकली वहां पे काम किया। अगर कोई और होता तो शायद इतनी भली भांति काम नहीं कर पाता जितना बहलोल लोडी ने किया। और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रूलिंग हम इसको क्या कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट रूलिंग सुल्तान कह सकते हैं। इसने लगभग दिल्ली के ऊपर लगभग 38 ईयर्स शासन करने का काम किया। कितने ईयर्स शासन किया बच्चों, 38 ईयर्स। 38 ईयर्स 8 मंथ शासन किया। ठीक है, इससे पहले इस सेकंड नंबर पे सबसे लंबा शासन किया फिरोज शाह तुगलक ने, इसने 37 साल किया। लेकिन अगर कभी आपसे फैक्चुअल में क्वेश्चन पूछ जाएगा सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग सुल्तान कौन है दिल्ली सल्तनत में, तो कौन है, वो बहलोल लोडी है। ठीक है, 38 ईयर्स 8 मंथ किया इसने शासन। ठीक है, चलो हमने थोड़ी बहुत चीजें देख ली बहलोल लोडी के बारे में, बहुत हम डेप्थ में नहीं जाएंगे चीजों को। ठीक है, जैसे ऊपरी 4-5-6 लाइन जितनी इंपॉर्टेंट होगी उतनी पढ़ लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो बहलोल लोडी वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार करना है तो आप अफगान्स की थियोरी ऑफ किंगशिप को तैयार कर सकते हो। ठीक है, आप टिप्पणी में या 500 वर्ड्स में अफगान्स की जो थियोरी ऑफ किंगशिप होती है, जो राजत्व का सिद्धांत होता है, इसको आप नोट्स में तैयार कर सकते हो। ठीक है, बहलोल लोडी टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको मन करे तो बहलोल लोडी के जो संघर्ष हैं उस पर टिप मतलब एक शॉर्ट नोट्स बना लेना 500 वर्ड्स के लिए। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थियोरी ऑफ किंगशिप पे पूछा जाता है अफगान्स के, तो थियोरी ऑफ किंगशिप पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। ठीक,
अब चलो हम इसके ग्रेटेस्ट सुल्तान के ऊपर आते हैं। वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी नेम एज सिकंदर लोधी। क्या नाम था? सिकंदर लोधी नाम था। सबसे ज्यादा हैंडसम सुल्तानों में से एक जिसका नाम है सिकंदर लोधी। एक और हैंडसम सुल्तान माना जाता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश को, उसके बाद सिकंदर लोधी को माना जाता है। लेकिन सिकंदर लोधी के ऊपर एक सबसे बड़ा आरोप है, जब आप सिकंदर लोधी को पढ़ेंगे तो ये एक रिलीजियस इंटॉलरेंट रूलर था। ये क्या था? एक रिलीजियस इंटॉलरेंट रूलर हुआ करता था। तो हमने दो धर्मांध शासक पहले देख लिए दिल्ली सल्तनत काल में। अगर आपसे पूछे कोई दो रिलीजियस इंटॉलरेंट शासक, टॉलरेंट नहीं इंटॉलरेंट, जो मतलब हिंदू को एकदम पसंद नहीं करते हैं, मुस्लिम धर्म के अलावा बाकी किसी धर्म को पसंद नहीं करते हो, ऐसे दो सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल में तो दो हैं। पहला फिरोज शाह तुगलक, दूसरा सिकंदर लोधी। ठीक है, देखो जो चीजें सच हैं वो सच हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई ये चीजें झूठ हैं। हम इतिहास पढ़ने आए, हम धर्म पढ़ने नहीं आए हैं। ठीक है, इतिहास अलग है, धर्म अलग है। सुनिएगा, सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो क्या था? निजाम खान या फिर निजाम शाह। सिकंदर की माँ जबाद जो हिंदू सुनार की बेटी थी, क्या थी? सिकंदर की माँ क्या थी? जबादा नाम था। वो एक हिंदू सुनार की क्या हुआ करती थी? बेटी हुआ करती थी। तो हमें देखिए 3-4 हमें शासकों का नाम मिला जिनकी जो माता थी वो हिंदू थी। कौन कौन था भाई? आपको खलजी डायनेस्टी के आखिरी शासक नाम है जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था, उसका नाम था खुसरो खान। खुसरो खान हिंदू माता से है। ठीक है, इसके अलावा गियासुद्दीन तुगलक, कहा जाता है एक जाट वुमेन जो थी इसकी माता थी गियासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक, ये भी एक हिंदू माता से उत्पन्न था। एक हरियाणा के एक जमींदार हुआ करते थे, उनकी बेटी थी। ठीक है, उनसे उत्पन्न था फिरोज शाह तुगलक। और आखिरी नाम इस कड़ी में कौन है? सिकंदर लोधी। सिकंदर की मां नाम जुबैदा था जो हिंदू सुनार की बेटी थी। तो लास्ट नाम क्या है? सिकंदर लोधी। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत फैक्चुअल भी बीच बीच में चलता रहता है। इसमें से एक नाम पे बहुत ज्यादा डाउट है। ठीक है, जैसे गियासुद्दीन तुगलक की तो थी, फिरोज शाह तुगलक की थी, सिकंदर लोधी की भी थी। गियासुद्दीन तुगलक पे कुछ किताबों में डाउट है, वो कहते हैं कि नहीं वो हिंदू माता से नहीं उत्पन्न है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सब किताबों में यही 4 नाम लिखे रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे अगर फैक्चुअल डाटा का आप कोई एग्जाम ले जा रहे हैं एमसीक्यू वाला, अगर पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जो हिंदू माता से उत्पन्न था, तो आप इन 4 शासकों को ढूंढेंगे। ठीक है, इन 4 शासकों का नाम में एक तो नाम होगा, उसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलो सिकंदर लोधी ओरिजिनल नेम वाज निजाम खान, एलेक्जेंडर मदर नेम वाज जय हिंद। एलेक्जेंडर लिखा गया है, जब ट्रांसलेट करेंगे सिकंदर को तो एलेक्जेंडर आ जाएगा। सिकंदर मदर नेम वाज जयबंद। जयबंद नाम नहीं था, या जयबुनिशा ऐसे कुछ करके नाम था। ठीक है, जयबंद हु वाज अ हिंदू गोल्डस्मिथ। ठीक है, जिस सोनार की बेटी हुआ करती थी। सिकंदर लोधी ने 1504 में यमुना के किनारे आगरा नगर की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन, आप फैक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं तो आगरा की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द आगरा सिटी? कौन था? सिकंदर लोधी। उसने 1504 में यमुना के किनारे आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में आगरा को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, he established the city of Agra on the banks of Yamuna in 1504 AD and made Agra his capital in 1506 AD। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको? ठीक है, ये दूसरा बेटा था। एक बेटा बारबाग शाह, वो तो जौनपुर का शासक है। दूसरा बेटा कौन है? सिकंदर लोधी, बेल्लो लोधी का। ठीक है, उसने गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। दिल्ली सल्तनत में सिकंदर की गुप्तचर व्यवस्था सबसे अच्छी कही जाती थी। उसके गुप्तचर भूत प्रेत थे। माना जाता है उसके जो गुप्तचर थे वो क्या थे? भूत प्रेत हुआ करते थे। ठीक है, तो गुप्तचर का या एस्पियोनेट डिपार्टमेंट कहा जाता है या स्पाई डिपार्टमेंट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरीद। ठीक है, तो जहां भी गुप्तचर व्यवस्था लिखा हो वहां पे आप शब्द लिख लेना बरीद। और बरीदों का जो हेड होता है उसको कहते हैं बरीद मुमालिक। ठीक है, मतलब
जो गुप्तचर विभाग होता है उसका जो बेसिकली हेड होता है उसको क्या कहा जाता है, बरीद कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको बरीद कहते हैं। ठीक है, बरीद मुमालिक, गुप्तचर व्यवस्था के हेड को क्या कहा जाता है, बरीद मुमालिक कहा जाता है। ठीक, सबसे स्ट्रांग गुप्तचर व्यवस्था किसके काल में थी, वो थी सिकंदर लोधी के काल में। आगे बढ़े, चल। He strengthened the intelligence system. Sikandar intelligence system was best in the Delhi Sultanate. It was said that his spies were ghosts. उसने खदानों पे लगे चुंगी एवं जकात को समाप्त कर दिया। खदानों मतलब होता है बेसिकली, खदान मतलब क्या होता है, ग्रेन्स होता है। ठीक है, तो उसने खदानों पर लगे जो कर थे, चुंगी एवं जकात जो थे, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया। He abolished the taxes of जकात एंड ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय मतलब चुंगी। ठीक है, चुंगी समझते हैं आप क्या होता है, जकात तो आप जानते होंगे क्या होता है, अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है पहले। 4 प्रकार के टैक्स होते हैं, जजिया, जकात, खर्च, खुम्स। ठीक है, तो जकात जो रिच मुस्लिम देते हैं, रिच मुस्लिम से वो टैक्स हटा दिया। चुंगी ऑक्ट्रॉय मतलब क्या होता है, जैसे चुंगी नहीं होता, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है, आज भी लेते हैं ना, टोल, टोल कहते हैं ना, टोल टैक्स, उसी को कहा जाता है ये। ठीक है, टोल टैक्स को समाप्त कर दिया और व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया। He abolished the taxes octroi मतलब टोल टैक्सेस एंड जकात, जकात रिच मुस्लिम से लिया जाता है, ऑन द फूड ग्रेन्स एंड रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। सिकंदर लोधी एक गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। कोई जाने ना कि यार वो पर्शियन भाषा में लिखा भी करता है। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं अपना नाम क्या रख सकता हूँ, तो उसने अपना जो पेन नेम रखा, ठीक है, वो क्या रखा, वो रखा गुलरुखी, गुलरुखी। ठीक है, बेसिकली लोग ना जाने कि सुल्तान जो है वो लिखा भी करते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, तो कोई नाम चाहिए था। अब सिकंदर नाम से तो लिख नहीं सकता है क्योंकि वो सुल्तान है, तो उसने एक नाम सोचा, उसने खुद का नाम क्या लिख लिया, गुलरुखी लिख लिया। ये भी फैक्चुअल डाटा का क्वेश्चन है कि गुलरुखी नाम किसका हुआ करता था। ठीक है, सिकंदर लोधी ने गुलरुखी के नाम से फारसी में, पर्शियन में कविता लिखना स्टार्ट किया। सिकंदर लोधी ऑल्सो रोट पोएम्स इन द पर्शियन अंडर द नेम ऑफ द गुलरुखी। ठीक है, तो बेसिकली आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। आगे हम सिकंदर लोधी के बारे में थोड़ा बहुत चीजें बची है वो पढ़ेंगे, बाद में जाके इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ये बता दूं कि सिकंदर लोधी के समय काल में आमिर नोबल्स की जो पावर थी उसमें मतलब विघटन हुआ, डिक्रीज उसमें हुआ। जैसे हम देखेंगे बहलोल लोधी के समय काल में बहुत अधिक पावर्स हुआ करती थी नोबल्स की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नोबल्स हैं या आमिर हैं उनकी जो पावर है वो क्या हो गई है, घट गई। ठीक है, उमरा वर्ग की जो पावर्स है उसमें क्या हो गया, विघटन हो गया पूरी तरीके से। सिकंदर लोधी उनको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आगे जाएंगे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी तो उनकी एकदम ही इज्जत नहीं कर रहा है, आमिर और नोबल्स के साथ बना के रखी नहीं रहा अच्छे रिलेशन। उसके आमिर और नोबल्स के साथ बहुत ज्यादा क्या है, बेकार रिलेशन है। उनको सजा दिया करता है, जेल में डालता है, उनको मारता है। तो आमिर और नोबल्स को जब तक आप साथ में लेकर के नहीं चलेंगे ना, आप शासन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको शासन करना है दिल्ली सल्तनत में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आमिर या नोबल्स, इनको क्या कहा, आमिर या नोबल्स को उमरा भी कहा जाता है। ठीक है, उमरा मतलब नोबल्स या आमिर। ठीक है, तो उमरा मतलब नोबल्स या आमिर जो हुआ करते हैं, अगर आप इनको सही ढंग से नहीं रखेंगे, इनकी इज्जत नहीं करेंगे, इनको अच्छी अच्छी जागीरें आप नहीं देंगे, इनको अगर आप पैसे नहीं देंगे, इनको घर नहीं देंगे, तो ये क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। और जहां अगर नोबल्स ने या आमिर या उमरा वर्ग ने जहां पे रिवोल्ट कर दिया तो वो जो शासन है वो नहीं चल सकता कभी भी। तो इब्राहिम लोधी यही गलती करता है आगे जा करके। ठीक है, सिकंदर लोधी तो बैलेंस करके चलता है। सिकंदर लोधी उतना मतलब ऐसा नहीं है कि सिकंदर लोधी बहुत ज्यादा बात मानता है आमिर नोबल्स की, नहीं। सिकंदर लोधी उनको बैलेंस करके चलता है, उनकी पावर्स को उसने हल्का सा कम कर दिया। ठीक है, ये सही चीजें हैं। मैं सिकंदर लोधी अभी थियरी ऑफ किंगशिप देखेंगे तो और डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा पसंद आया मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और जैसा भी हो, जो भी आपके व्यूज हो, फीडबैक हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं उसको देखता भी हूँ। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में अगर BLLB के लिए आप हैं तो ये वीडियो बेसिकली आप यूट्यूब पे देखेंगे तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक होगा।
ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप लिंक से क्या करिएगा, जुड़ जाइएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप लिंक से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, कल मिलता हूँ इसका वीडियो नंबर 2 लेकर के, ठीक है। जो भी लोग मुझे सुना देख रहे हैं, थैंक यू सो मच।